नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मिस्टर आनंदा पद्मनाभन हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं इक्विटीज पीजीएम इंडिया एसेट मैनेजमेंट से। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे पीजीएम इंडिया हेल्थ केयर फंड की, जो कि नया फंड ऑफर है। 19 नवंबर को ये ओपन हुआ है, 3 दिसंबर तक खुला रहेगा। इस नए फंड के बारे में समझेंगे आनंदा से, लेकिन सबसे पहले मार्केट पर उनकी सोच करंटली क्या है उस पर भी एक आउटलुक ले लेते हैं। आनंदा जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार दीपाली जी। अच्छा आनंदा जी, फंड की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका एक व्यू चाहिए। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो जो महाराष्ट्र इलेक्शंस का आउटकम निकल कर आया, उसके बाद वापस से एक कॉन्फिडेंस, एक यूफोरिया मार्केट में नजर आया। कितना सस्टेनेबल ये लग रहा है? क्या करंट आउटलुक है मार्केट्स पर? दीपाली, अगर आप देखोगे तो अक्टूबर में तो मार्केट वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। इसके कई कारण थे। एक तो देखिए, जो हमारी जो रिजल्ट सीजन थी सितंबर क्वार्टर की, रिजल्ट सीजन में काफी सारे कंपनियां में हमें डाउनग्रेड्स देखने को मिले। अगर एट एन एग्रीगेट लेवल देखोगे तो निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ देखोगे तो निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ फॉर द सितंबर क्वार्टर वाज इन लो सिंगल डिजिट्स। इसमें अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स आपको काफी सारे कंपनियों ने काफी सारे रिजल्ट्स में हेडविंड्स देखने को मिले। जैसे माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में आपको क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा दिखी। एफएमसी कंपनीज के रिजल्ट में देयर वाज टॉक्स ऑफ स्लो डाउन इन अर्बन स्पेंडिंग। जो इंफ्रा और कैप गुड्स रिलेटेड कंपनीज है उसमें कमेंट्री में देखने को मिला कि H1 में गवर्नमेंट स्पेंडिंग का थोड़ी वीक थी, तो जिसके कारण आपका ओवरऑल रिजल्ट सीजन में डाउनग्रेड ज्यादा देखने को मिले। उसके साथ एफआई की सेलिंग भी जारी थी एंड यूएस इलेक्शंस भी थे, तो उसके रिलेटेड भी वोलेटिलिटी थी। नाउ यूएस इलेक्शंस हो गए हैं एंड महाराष्ट्र इलेक्शंस का आउटकम भी पॉजिटिव था, तो वो भी मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है। एंड इंक्रीमेंटली आप देखो तो एटलीस्ट जो अगर इंक्रीमेंटली देखो तो एटलीस्ट लग रहा है कि देयर शुड बी सम नॉर्मलसी कमिंग बैक। अगर आप प्योरली अर्निंग्स के हिसाब से देखें तो अर्निंग्स फॉर दिसंबर क्वार्टर भी हमारा मानना है कि अर्निंग्स दिसंबर क्वार्टर के ट्रेंड भी सिमिलर ही रहेंगे। आपको सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। एंड जो पिछले साल जैसे आपको अर्निंग्स लेवल पे, मार्केट अर्निंग्स लेवल काफी ब्रॉड बेस्ड अर्निंग्स देखने को मिली, वैसी अर्निंग्स एटलीस्ट आपको इस क्वार्टर, अगले 1-2 क्वार्टर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके हिसाब से आपको मार्केट वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी। अभी मार्केट थोड़ी यूफोरिया मोड में है बिकॉज एफआई की सेलिंग बंद हो गई है एंड इवन जो मार्केट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है आफ्टर द बीजेपी इलेक्शन विन। एंड प्लस आप थोड़े रूरल साइड पे भी डिमांड रिकवरी की बात चालू है, तो वो थोड़े पॉजिटिव्स है। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका नियर टर्म मार्केट आउटलुक हमसे पूछे तो हमारे हिसाब से मार्केट वोलेटिलिटी आपको अगले कुछ महीनों तक देखने को मिलेगी। अच्छा आनंदा जी, वॉलेटिलिटी भले ही रहेगी, लेकिन जिन जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, कंसीडरिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस का आउटकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेकर ऑप्टिमिज्म, अब आगे बजट भी रहेगा तो उसको लेकर भी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी, इन स्तरों से डाउनसाइड रिस्क क्या कुछ दिखाई दे रहा है? अब इसमें आपको काफी स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। जैसे अभी फॉर एग्जांपल सेकेंड हाफ में गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिकवर होगी। सिमिलरली फेस्टिव सीजन, जो फर्स्ट हाफ ऑफ फेस्टिव सीजन में लोगों को डर था कि फेस्टिव सीजन इस साल भी थोड़ी वीक है। एटलीस्ट अभी अक्टूबर के डेटा भी आने चालू हो, नवंबर के डेटा भी आने चालू हो जाएंगे कुछ हफ्तों में कि नवंबर में फेस्टिव डिमांड कैसी थी, तो वो एक फैक्टर होगा। फिर अगर आप रूरल साइड में देखें तो रूरल साइड में आपको खरीफ की खेती अच्छी थी, इवन रबी की भी खेती एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो उधर से भी आपको थोड़े पॉजिटिव न्यूज फ्लोस देखने को मिलेंगे। लेकिन जो अर्बन साइड में स्लो डाउन है वो शायद आपको उधर से थोड़े हेडविंड्स आ सकते हैं आपको। तो ऐसे अगर आगे जाके देखें तो आपको अक्रॉस सेक्टर्स में आपको काफी डिविएशन देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ जो कंपनीज अच्छी कर रही है और जो कंपनीज अच्छी नहीं कर रही है। तो इंक्रीमेंटली हमारा मानना ये है कि आपको और स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा रादर देन लुकिंग एट अ ब्रॉड सेक्टर ट्रेंड। टॉप डाउन के बदले बॉटम अप पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, एक चीज बताइए आनंदा जी, पीएसयूज
पीएसयूज को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉकेट रही है, आप किसी भी पीएसयू को उठाकर देखें जिसने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बनाकर दिए। उसके बाद हमने करेक्शंस भी हायर लेवल से 50-60% तक इन स्टॉक्स में आते हुए देखी है। अब ये पॉकेट वापस से फोकस में इसलिए आई है जिन फैक्टर्स का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात हो रही है अब, क्योंकि बजट से पहले वैसे भी ये सेक्टर फोकस में आ जाता है। तो पीएसयूज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं करंट लेवल से, और कौन से वो सेलेक्ट पीएसयू सेगमेंट, सेक्टर्स या पॉकेट्स हो सकती हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता है, या जिन पर आप ध्यान देंगे? देखिए, हम पीएसयू को ऐसा सिंगल बास्केट नहीं देखते हैं, बिकॉज पीएसयू में अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स काफी सारे अलग अलग कंपनियां होती है जिसकी अर्निंग्स प्रोफाइल, रिटर्न प्रोफाइल काफी अलग होती है। तो हम टिपिकली कोई भी सेक्टर या कोई भी कंपनी को देखते हैं तो प्योर बॉटम अप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ उसके अंडरलाइंग सेक्टर की क्या आउटलुक है, उसमें कंपनी ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस अगर वो अच्छी ग्रोथ और अच्छी रिटर्न रेशियोज लेके आ सकती है क्या, उसके हिसाब से देखते हैं। तो पीएसयूज में भी देयर आर सम कैटेगरी ऑफ पीएसयूज जिसमें अभी भी वो आपको अर्निंग्स आउटलुक अभी भी अच्छा है, आपके उनके इनहेरेंटली रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं। तो उसके हिसाब से वो वाले पीएसयूज में आपको अभी भी जो जैसे जैसे उनकी अर्निंग्स प्रोफाइल कंसिस्टेंट मेंटेन रहेगी, उसके रिटर्न देखने को मिलेगी। पिछले साल में जो पीएसयू की जो ब्रॉड बेस्ड रैली थे, काफी सारे पीएसयूज में स्टॉक प्राइसेस नरेटिव के बेसिस पे ऊपर जा रहे थे रादर देन अर्निंग्स बेस्ड। इंक्रीमेंटली आपको ये देखने को मिला लास्ट 1-2 क्वार्टर में कि जिधर जिधर वो अर्निंग्स मोमेंटम सस्टेन ना हो पाया, अर्निंग्स डिलीवरी ना हो पाई, वो पीएसयूज में आपको काफी शार्प करेक्शन देखने को मिला। ये ट्रेंड हमारे हिसाब से आगे भी जारी रहेगा। जो जो पीएसयूज में आपको अर्निंग मोमेंटम ना दिखे या अर्निंग मोमेंटम वीक होना चालू हो जाएंगे, उसमें आपको करेक्शन दिखेंगे या उसमें स्टॉक प्राइस ऑन रिलेटिव बेसिस स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रहेगी। अच्छा, पिछले 3-4 महीनों में जब से हमने मार्केट में ऊपरी स्तरों से थोड़ा से करेक्ट होते हुए देखे, वॉलेटिलिटी देखी, आपने एज अ फंड हाउस कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बदली, कहीं पोर्टफोलियो रिड्यूस किया, कहीं बढ़ाया, कहीं एग्जिट्स की, क्या कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हुई आपकी पिछले 3 महीनों में स्पेशली? पिछले 3 महीनों में हमने पोर्टफोलियो में थोड़े चेंजेस किए। फ्रॉम टॉप डाउन पर्सपेक्टिव देखे या सेक्टर एलोकेशन पर्सपेक्टिव देखे, हमने हमारी आईटी सेक्टर में अंडरवेट कम की है काफी सारे फंड्स में। हमारी इधर हम न्यूट्रल हो गए, हम स्लाइटली ओवरवेट हो गए। इसका रीजन ये है कि हमें लग रहा है कि जो आईटी सेक्टर में जो पिछले 12-15 महीने से आपको जो अर्निंग्स डाउनग्रेड दिख रहे थे, अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल अभी बॉटम हो गई है। इधर से अर्निंग डाउनग्रेड साइकिल कम हो जाएगी। प्लस यूएस में भी जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का स्लो डाउन दिख रहा था, वो भी इस रेट कट उन्होंने जो जारी की है, उससे एटलीस्ट वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी वापस आपको इंक्रीमेंटली डिमांड आना चालू हो जाएगी, जो आईटी कंपनीज के लिए काफी जरूरी होता है। तो उसके हिसाब से हमने हमारी आईटी सेक्टर, जिसमें हम पिछले साल पूरे अंडरवेट थे, इवन स्टार्ट ऑफ दिस ईयर भी हम काफी अंडरवेट थे, हमने हमारा अंडरवेट कम कर दिया है क्रॉस पोर्टफोलियोज। दूसरे हमने बाकी अगर आप देखोगे, बाकी सेक्टर लेवल पे देखोगे, ब्रॉडली हमारा सेक्टर स्टांस काफी स्टेडी रहा है। हमारी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड पे हम अभी भी ओवरवेट स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। एट सम पॉकेट्स हमने अपनी ओवरवेट को थोड़ा कम किया, जिसमें हमको थोड़ा सिक्लिकली डिमांड थोड़ा वीक नहीं लग रहा है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेस में, उसमें थोड़े एट स्टॉक लेवल हमने थोड़े अपने वेटेजेस कम की है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे तो फाइनेंशियल्स में जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमारा उधर एलोकेशन ज्यादा है। हमारा मानना है कि ये इन दिस स्पेस आपको जो पीएसयू वर्सेस प्राइवेट बैंक्स में जो आपको डिफरेंशियल परफॉर्मेंस का गैप जो दिखा था पिछले साल, वो इंक्रीमेंटली आपको वो नैरो डाउन होते जाएगा। एंड वैल्यूएशन लेवल पे हमारा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी काफी अच्छे वैल्यूएशन में है, एंड प्लस उनके जो अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड्स है वो काफी सुपीरियर है। तो इंक्रीमेंटली जैसे हमको काफी सारे पॉकेट्स में क्रेडिट कॉस्ट का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है, अगर ये ज्यादा एस्केलेट होता है तो देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, दे आर बेटर प्लेस टू मैनेज दिस वोलेटिलिटी। अच्छा, क्विकली एक क्वेश्चन और आनंदा जी, और उसके बाद हम आपके नए फंड ऑफर की बात करेंगे। करंट मार्केट सिनेरियो को समझते हुए एक सेक्टर ब्रॉडली जो आपको वैल्यूएशन वाइज महंगा लग रहा है, और एक सेक्टर जहां पर वैल्यूएशंस आपको लग रहे हैं कि थोड़े बेटर हुए हैं, बेसिकली समझना ही चाहते हैं क्या कोई सेक्टर आपके रडार पर है जिसको आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं और पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे, या फिर वहां इन्वेस्ट करना चाहेंगे? तो आईटी सर्विसेज ऐसे एक सेक्टर है जिसमें हमको लग रहा है कि इंक्रीमेंटली वैल्यूएशंस टुडे वो नॉर्मल हो रहे हैं, बिकॉज उसके पिछले
जो अर्निंग्स डाउनग्रेड्स हुई और स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस भी काफी वीक था, जिसके कारण सेक्टर ज्यादा फेवर में नहीं थी। इंक्रीमेंटली हमें लग रहा है कि उनकी अर्निंग्स जो उनकी अर्निंग्स मोमेंटम है वापस आना चालू हो जाएगी। उनकी अर्निंग्स ग्रोथ इस साल और मतलब FY25 शुड बी बेटर देन FY24 एंड FY26 शुड बी बेटर देन FY25। तो उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि इसमें वैल्यूएशंस थोड़ा और बेटर हो रहे हैं। तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम हमें अगर सही ट्रिगर्स दिखे तो हम उसमें एलोकेशन ज्यादा करेंगे। बाकी महंगे जब भी हम इसमें वैल्यूएशन के हिसाब से हम देखेंगे तो जो देयर इज सर्टेन कैटेगरीज और सर्टेन पॉकेट्स इन द मार्केट जिसमें वैल्यूएशन काफी ज्यादा हो गया है। एंड उसमें फॉर एग्जांपल आप जैसे थोड़े देर पहले आप PSU पैक की बात कर रहे थे। PSU पैक एज अ सिंगल बास्केट ऊपर जा रही थी, उसमें काफी से PSU पैक में काफी सारे सब सेगमेंट्स हैं जो जिसमें अर्निंग मोमेंटम नहीं दिख रहा है, फिर भी स्टॉक्स अभी आज की तारीख में भी काफी महंगी है। तो वो वाले जो सेक्टर्स है जिसमें हमें अर्निंग्स ग्रोथ का ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है और हमें लग रहा है कि अर्निंग मोमेंटम वीक है, तो उसमें हम थोड़ी कॉशियस है और हमारा अंडरवेट स्टांस है वो सेक्शंस में। अच्छा, आप अभी फुली इन्वेस्टेड हैं या कितने परसेंटेज कैश पर बैठे हैं फिलहाल? हम जनरली कैश कॉल्स नहीं लेते, तो हमारे आप कोई भी फंड को देखोगे तो कैश लेवल्स 5% है, उससे कम दिखेंगे आपको। टिपिकली हम कैश कॉल्स नहीं लेते, हम फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं एट एनी वन पॉइंट ऑफ टाइम। एटलीस्ट 95% हमारा जनरली सब फंड्स इन्वेस्टेड रहते हैं। चलिए, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और डिटेल्स समझेंगे इस फंड से जुड़ी हुई। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स। हमारे साथ मौजूद हैं आनंदा अंजनेयन, जो कि सीनियर फंड मैनेजर है इक्विटीज PGM इंडिया एसेट मैनेजमेंट से, और आज हम बात कर रहे हैं इनके NFO के बारे में जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इस नए फंड की, जो कि PGM इंडिया हेल्थ केयर फंड है। डिटेल्स में बता दूं, 19 नवंबर को ओपन हुआ है, 3 दिसंबर को ये क्लोज होगा और कॉन्टिन्यूस सेल और रीपर्चेज के लिए 11 दिसंबर को ये वापस से रीओपन होगा। तो पहले इसी फंड के बारे में समझ लेते हैं, क्या सिनर्जीज रहेंगी, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा। आनंद जी बताइए पहले तो अपने इस नए फंड के बारे में। तो ये हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर हमको काफी यूनिक लगता है। क्यों यूनिक है? ये काफी कम सेक्टर होते हैं जिसमें इनहेरेंटली काफी स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होता है और जिसमें इनहेरेंटली डिमांड काफी इनइलास्टिक होता है। अगर आप देखें तो हमारी जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, तो हम नहीं डिसाइड करते कि हम कितना पे करेंगे। इट इज हॉस्पिटल से डॉक्टर, उनके पास ज्यादा प्राइसिंग पावर होता है कि कितना आप पे करोगे। सिमिलरली डिमांड भी काफी इनइलास्टिक होता है। वो काफी यूनिक है इस सेक्टर के बारे में। दूसरी एक अच्छी चीज है इस सेक्टर के बारे में, भले ही ये एक थीमेटिक फंड है ये, लेकिन एक सिंगल थीम नहीं है। इसके अंदर देयर आर मल्टीपल सब सेगमेंट जिसकी अलग अलग थीम है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ केयर ऐसा सेक्टर बोलूं, तो हेल्थ केयर में सर्विसेज भी आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग में आपको ड्रग मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी, जो हमारे ट्रेडिशनली जो हम फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसमें आ जाएंगे। उसमें डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन, एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट सब कुछ आ जाएंगी। जो ट्रेडिशनली इतने सालों से देखो, अगर अपना हेल्थ केयर इंडेक्स पे भी देखो, तो उसमें ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा है। पर पिछले 4-5 सालों में आप देखोगे तो आपको काफी सारे ऑन द सर्विसेज साइड भी काफी नई नई कंपनियां मार्केट में लिस्ट हुई है, जिसके कारण उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ता जा रहा है। एक ऐसी कैटेगरी की कंपनियां होती है जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, या डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती है। तो उसमें ऐसे काफी सारे नीश सेगमेंट्स हैं जो आज की तारीख में और ज्यादा कंपनी का रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हुई है। इसका क्या फायदा है कि आज की तारीख में अगर मैं हेल्थ केयर एज अ सेक्टर खेलना चाहूँ या इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो उसमें मेरे एक सिंगल थीम नहीं है। मैं अगर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में अगर चूज करना चाहूँ, मैं डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन चूज कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशन चूज कर सकता हूँ, मैं अपना हॉस्पिटल्स ऐसे कैटेगरी चूज कर सकता हूँ, CRO CDMO कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अपॉर्चुनिटी चूज कर सकता हूँ, डायग्नोस्टिक्स एक अलग कैटेगरी चूज कर सकता हूँ, जिसका हर एक कैटेगरी में ड्राइवर्स काफी अलग अलग हैं। कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं, तो साइमल्टेनियसली सभी फैक्टर्स को एक साथ इंपैक्ट करेगा। तो उसका ये फायदा होता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अक्रॉस ऑल मार्केट साइकिल्स आपको इन सब सेगमेंट में से एटलीस्ट एक या दो सब सेगमेंट्स जरूर मिलेंगे जिसमें अभी भी द ट्रेंड पॉजिटिव होगा। तो उसके हिसाब से एक एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो आप अगर हेल्थ केयर में रन करोगे तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें आप ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाओ।
अच्छा, तो फिर मान के चलें एज पर नॉर्म्स भी जो मेजर इन्वेस्टमेंट जाएगी आपकी वो हेल्थ केयर में ही जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा इस फंड का, अगर हम परसेंटेज टर्म्स में एलोकेशन को समझें? ओके अगर हम आज के तारीख में हेल्थ केयर बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स को देखें तो बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स में जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें फॉर्मुलेशंस एपीआई एंड इवन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी इंक्लूड हो जाती है, उसका रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स में करीब 76-77% है। एंड अराउंड 18 से 19% आपके हॉस्पिटल की रिप्रेजेंटेशन है। बाकी में जो भी सब सेगमेंट्स बात कर रहा था, फार्मेसी, मेडिकल फार्मेसी या फार्मेसी चेन्स या डायग्नोस्टिक्स लैब्स या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या मेडिकल इक्विपमेंट, उनकी रिप्रेजेंटेशन काफी छोटी है। हमारा फंड का यूनिकनेस ये रहेगा कि हमें जो अंडर रिप्रेजेंटेड सेक्टर्स है जिसमें हमें आज की तारीख में ज्यादा ग्रोथ विजिबिलिटी है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ऐसा सेक्टर आप देखोगे आज की तारीख में हमारे कोई भी पोर्टफोलियोज में देखोगे तो हमारे पास हॉस्पिटल्स में काफी अच्छा एक्सपोजर है। तो ये ऐसा सिमिलर एक्सपोजर हमारे आपको हेल्थ केयर फंड में भी देखने को मिलेगा। सिमिलर इज द केस विद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सीआरओ या सीडीएमओ वाली कंपनीज होती है, उसमें भी आज की तारीख में हमारे पास अच्छी रिप्रेजेंटेशन है अक्रॉस पोर्टफोलियोज। तो ये सिमिलर आपको रिप्रेजेंटेशन आपको हेल्थ केयर फंड में भी देखने को मिलेगा। एंड सो वो यूनिकनेस होगी वेयर बीएसई हेल्थ केयर में जो ट्रेडिशनल पार्ट ऑफ द ओवरऑल मार्केट विच इज द ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, उसकी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है एंड द सर्विसेज पार्ट की रिप्रेजेंटेशन कम है। हमारे फंड में आपको वो डिफरेंशिएशन होगा कि जो सर्विस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर है उसमें आपको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिखेगा एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा कम रिप्रेजेंटेशन दिखेगा विज़ाविज़ द अंडरलाइंग बेंचमार्क। अच्छा आनंद जी, ऐसा आपने कहा कि हेल्थ केयर भले ही नाम से एक थीमेटिक फंड नजर आ रहा हो, लेकिन एक आप काफ़ी सारे सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे अंडर फार्मा जो आते हैं, जैसे आपने अभी प्रिसाइसली मेंशन भी किया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो एलोकेशन आप कर रहे हैं जिन स्टॉक्स में, क्योंकि बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो आगे की एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज है सेक्टर के लिए वो आप कैसी देख रहे हैं, प्लस जो टेलविंड्स हमने देखे थे उन्हें आप कैसे रीड कर रहे हैं इस स्पेस में? अर्निंग्स आपने इस बार की देखी होंगी इस पूरे ही स्पेस की। डोमेस्टिक मार्केट ठीक कर रहा है, लेकिन अभी भी यूरोप हुआ, यूके मार्केट हुआ, उनको लेकर थोड़ी सी कंसर्न्स हैं। रिसेंटली जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं फार्मा को लेकर, दो चीज़ें क्लियर है। एक तो ये कि वैल्यूएशन वाइज ये सेक्टर अट्रैक्टिव लग रहा है इस पूरे ही महंगे बाजार में, और दूसरी तरफ यहाँ से एटलीस्ट 8 से 10% की ग्रोथ तो ऑन एन एवरेज सालाना आधार पर आ सकती है। आप कैसे देख रहे हैं ग्रोथ, जो चैलेंजेस हैं उनको, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको? तो इस पे आप अगर ग्रोथ देखोगे तो हर एक सेगमेंट का ग्रोथ प्रोफाइल थोड़ा अलग है। फॉर एग्जांपल आप डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस ऐसा सेगमेंट देखोगे, पिछले 4-5 सालों में ऑन एन एवरेज द अंडरलाइंग मार्केट जो है डोमेस्टिक फॉर्मुलेशंस मार्केट है वो 8 से 10% ग्रो किया है। जो अच्छी कंपनीज होती हैं, जो इनकी जो टॉप कंपनीज जो कंसिस्टेंट बेसिस पे जो मार्केट शेयर गेन कर रही है, वो उससे मार्केट से थोड़ा ज्यादा ग्रो करती है एंड दे हैव बीन एबल टू शो सम अमाउंट ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन आल्सो। तो उसके हिसाब से उन्होंने पिछले 4-5 साल में देखोगे तो उनका अर्निंग्स ग्रोथ हैज बीन इन लो डबल डिजिट्स टू मिड टीन्स काइंड ऑफ अर्निंग्स उन्होंने डिलीवर की है। अगर आप डायग्नोस्टिक्स देखोगे तो डायग्नोस्टिक्स में परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में काफी वॉलेटाइल रहा है, बिकॉज कोविड में उनको काफी अच्छा बूस्ट मिला। उसके बाद कॉम्पिटिशन की इंटेंसिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द कोविड डिमांड में उनको थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। लेकिन अभी पिछले कुछ क्वार्टर से उनके परफॉर्मेंस देखोगे तो एटलीस्ट एक रेवेन्यू लेवल पे अराउंड 10% ग्रोथ कंसिस्टेंट बेसिस पे कर पा रहे हैं एंड मार्जिन्स भी काफी अच्छी कर रहे हैं। एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस जो है, अगर फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव देखो तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी इज मेनली यूएस। तो बल्क ऑफ द लिस्टेड स्पेस पे जो भी कंपनी देखोगे जो एक्सपोर्ट रेवेन्यूज कर रही है, एक्सपोर्ट रेवेन्यूज उनको यूएस से आता है। यूएस में लोग जेनरिक ड्रग्स बेचते हैं, तो यूएस जेनरिक्स इज द की सोर्स फॉर एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस फॉर मोस्ट कंपनीज। तो उसमें कैसा है, उसमें परफॉर्मेंस, उसमें यूएस जेनरिक्स बिजनेस में सिक्लिकलिटी काफी ज्यादा रही है पिछले 5 सालों में। तो आपको उसमें भी कोविड के बाद अच्छा ग्रोथ दिखा। उसके बाद अगर 2022 में आप देखोगे तो सडनली ग्रोथ नॉर्मलाइजेशन हुआ, प्राइस इरोजन ज्यादा हो गई, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों पे यूएसएफडीए का एक्शन आया, फिर उधर के यूएस के थोड़े बड़े जेनरिक कंपनीज ने अपना थोड़ा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर किया, वो थोड़े प्रोडक्ट से विड्रॉ हो गए, तो सडनली वापस प्राइसिंग एनवायरनमेंट बेटर हो गया। प्लस इंडिया में भी जो काफी सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस, उनको भी काफी अच्छी प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज मिली यूएस में लॉन्च होने को।
तो जिसके कारण आप देखोगे तो पिछले 3-4 क्वार्टर से एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस में जो कंपनीज है उनकी नंबर्स भी काफी अच्छी आ रही है। ये मोमेंटम हमारे हिसाब से ये और 1-2 क्वार्टर जब डेफिनेटली विजिबिलिटी दिखती है। उसके आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यूएस जेनरिक्स ऐसा बिजनेस काफी सिक्लिकल होती है, तो आप एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। जैसे आप इंडियन मार्केट में आप डोमेस्टिक अंडरलाइंग डिमांड आप कंसिस्टेंट बेसिस पे बोल सकते हो कि इट शुड बी रिलेटिवली स्टडी। यूएस में द बिजनेस ग्रोथ मे नॉट बी स्टडी, हर एक डिपेंडिंग ऑन आप कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, अंडरलाइन प्राइसिंग एनवायरनमेंट यूएस में कैसा है, आपकी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी, उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस में ईयर टू ईयर काफी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये तो इसमें काफी कंपनी स्पेसिफिक एंड कंपनी लेवल पे उनकी कौन सी प्रोडक्ट है जो उनकी डिमांड ड्राइव कर रही है, उनके की प्रोडक्ट्स में कंपटीशन कैसे आने वाली है, उसका सब ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा आनंदा जी, अब तक जो भी कॉन्वर्सेशन आपके साथ हुआ, एक चीज जो मैं रीड कर पाई वो ये कि आईटी में आपको वैल्यूएशंस बेहतर दिख रही हैं, आप अंडरवेट से न्यूट्रल हुए हैं या व्यू पॉजिटिव हुआ है। हेल्थ केयर में आपको वैल्यूएशंस अच्छी लग रही हैं, ग्रोथ अच्छा नजर आ रहा है। तो क्या ये मान के चलें कि डिफेंसिव मार्केट के तौर पे आप देख रहे हैं? अगर हाँ तो फिर एफएमसीजी पर राय क्या है, संक्षेप में समझना चाहेंगे, क्योंकि एफएमसीजी में डिमांड कंसर्न्स भले ही हों लेकिन स्वीट स्पॉट में है अपनी वैल्यूएशंस की वजह से। करेक्ट, एफएमसीजी डेफिनेटली स्वीट स्पॉट में है। हमारा फार्मा में पॉजिटिव स्टांस काफी बॉटम अप है, तो हम भले फार्मा ऐसा डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, बट हमारे अगर पोर्टफोलियोज देखोगे तो हम काफी टाइम से हमारी पोर्टफोलियो स्टांस इन हेल्थ केयर हैज बीन ओवरवेट। तो हमारा हेल्थ केयर ओवरवेट स्टांस काफी रिसेंट नहीं है, काफी क्वार्टर से हम हेल्थ केयर में ओवरवेट स्टांस ही मेंटेन करें, बिकॉज एट अ बॉटम अप बेसिस हमें अच्छी ग्रोथ की विजिबिलिटी है। आईटी हम मानते हैं कि आईटी में थोड़ा डिमांड का सिक्लिकलिटी होता है, तो आपको टाइम करनी पड़ेगी। एफएमसीजी में हमारे पास जो एलोकेशन, हमारी जो इनहेरेंट फिलॉसफी इज टू फोकस ऑन कंपनीज विद रिलेटिवली हायर ग्रोथ एंड हायर आरओई। तो विद एफएमसीजी स्पेस में हमारी जो एलोकेशन है, वो कंपनियां पे हमारा ज्यादा एलोकेशन रहता है जिसमें हमें ग्रोथ विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग हो। तो आज के तारीख में एफएमसीजी ऐसा स्पेस देखोगे तो एफएमसीजी स्पेस इलेक्शंस के बाद सेक्टर ने थोड़ा रैली किया था, बिकॉज लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि इसमें काफी स्ट्रांग डिमांड रिकवरी आएगी करके, बट वो देखने को नहीं मिला। एंड इसका की कारण था कि आपको भले ही रूरल साइड में थोड़ा रिकवरी दिखे, अर्बन साइड में अभी भी स्लो डाउन दिख रहा है। प्लस जो फूड इन्फ्लेशन जो रिसेंट मंथ्स पे थोड़ा शूट अप हुआ है, वो भी डिमांड को एट द मार्जिन्स इंपैक्ट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमने हमारी पोर्टफोलियो लोग के जो स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके हिसाब से हमने की हुआ है कि जिसमें हमें रिलेटिवली बेटर डिमांड विजिबिलिटी दिख रहा है, जिसमें हमें डिमांड डिसरप्शन कम दिख रहा है, ग्रोथ की विजिबिलिटी बेटर है, वो कंपनीज पे हमने ज्यादा एलोकेशन किया है। ओके, तो क्लियरली डिफेंसेस बेहतर दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो आईटी हो, हेल्थ केयर हो या फिर फार्मा ही क्यों ना हो। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पर वैल्यूएशंस अच्छी हैं, ग्रोथ आउटलुक भी दिख रहा है। और अगर बात करें इस पर्टिकुलर फंड की, पीजीआईएम इंडिया हेल्थ केयर फंड की, तो यहाँ पर जो मेजर इन्वेस्टमेंट होगी वो उन स्टॉक्स में होगी जो कि फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर सेगमेंट से हैं। जैसे कि बताया आनंदा जी ने इस पूरे ही कॉन्वर्सेशन में कि हेल्थ केयर सर्विसेज, हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, एक वाइड पर्सपेक्टिव मिलेगा इस फंड के थ्रू, जो कि फिलहाल ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। शुक्रिया आनंदा जी शो में आने के लिए और इस नए फंड के बारे में डिटेल्स देने के साथ साथ मार्केट्स पर भी अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।